दोस्तों मेजर हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण के कारण एवं उसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। हम पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि पुनर्जागरण के बारे में हम लोग अलग से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो पुनर्जागरण के क्या कारण थे और उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में आपको बताना है। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? तो फिर से जागना, ठीक है। पुनः जन्म, पुनर्जन्म या फिर पुनः जागना। पुनर्जागरण का मतलब यही होता है कि आप सो गए, आपका जो साम्राज्य था वो खत्म हो गया था, लेकिन आपने फिर से जागा, आप फिर से उठे हैं, तो उसी को कहा जाता है पुनर्जागरण। तो इसके क्या कारण थे, किन कारणों से ये जो साम्राज्य था या फिर कह सकते हैं जो यूरोप था उसका फिर से उदय हुआ और उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। चलिए बिना देर के समझते इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर दोस्तों नहीं है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक कर अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। हम आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, हालांकि हमारा जो वीडियो वो थोड़ा सा लेट आ रहा है, लेकिन हम प्लेलिस्ट आप लोग के लिए बना दिए। तो प्लेलिस्ट से जाकर आप लोग तैयारी कर सकते हैं, लेकिन एक एक बार अगर आप सारे वीडियो को देख लीजिएगा तो 100% गारंटी कि आपको दोबारा देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा और आप अपने एग्जाम में अच्छे से लिख के आ जाएंगे, भले ही मेरा वीडियो देर से आया हो। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि पुनर्जागरण का अर्थ है पुनर्जन्म या फिर दोबारा जागना। पुनर्जागरण का अर्थ क्या है? तो पुनर्जन्म या फिर दोबारा जागना। इतिहास में यह शब्द उस बौद्धिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक जागरण को दर्शाता है जो लगभग 14वीं से 16वीं सदी के बीच यूरोप में हुआ। जो 14वीं सदी से 16वीं सदी के बीच में जो भी यूरोप में घटा, उसी के बारे में कहा जा रहा है कि इसी को पुनर्जागरण कहा जाता है। इस काल में लोगों ने प्राचीन यूनानी और रोमन सभ्यता के ज्ञान, साहित्य, कला और विज्ञान को फिर से महत्व देना शुरू किया। और ये जो टाइम था 200 साल तक, 14वीं से 16वीं सदी तक, इसके बीच में कहा जा रहा है कि ये जो काल था उसमें लोगों ने प्राचीन यूनानी और रोमन सभ्यता के ज्ञान को, साहित्य को, कला को और विज्ञान को फिर से महत्व देना शुरू कर दिया। मध्यकाल में जहां धार्मिक विचारों का अधिक प्रभाव था, जो मध्यकाल आप 13वीं सदी को आपने पढ़ लिया तो उस टाइम आपने पढ़ा होगा कि धार्मिक विचारों का बहुत ज्यादा प्रभाव था। वहीं पुनर्जागरण काल में मानव, उसकी बुद्धि, उसकी क्षमता और उसके अनुभव को महत्व दिया जाने लगा। अब जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास ज्यादा बुद्धि है, जिनके पास क्षमता है, उसको महत्व दिया जाने लगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ धर्म को, बल्कि इन सब चीजों को महत्व ज्यादा दिया जाने लगा। वहीं पर आपने 13वीं सदी में पढ़ा होगा कि जो पादरी थे, जो चर्च था, जो सामंतवादी लोग थे, उनको ज्यादा महत्व दिया जाता था। इसलिए कहा जा रहा है कि इसलिए यह काल यूरोप के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत माना जाता है। इसलिए यह जो काल है वो यूरोप के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत में जाना जाता है, ठीक है, जो पुनर्जागरण का समय था। आगे हम लोग देखते हैं पुनर्जागरण के कारण। पुनर्जागरण के क्या कारण थे? तो पहला जो कारण था वो था कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन। जो कॉन्स्टेंटिनोपल था उसका पतन होना, यह पुनर्जागरण का पहला कारण था। ये क्या है? तो एक शहर है, इसके बारे में क्वेश्चन का आंसर करवा चुके हैं, जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। कहा जाए कि 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के बाद कई यूनानी विद्वान यूरोप के विभिन्न देशों में चले गए, क्योंकि जब ये क्षेत्र का पतन हो गया, जब ये क्षेत्र लूटा गया, ठीक है, जब इसका तुर्कों के द्वारा इस पर क्या तो अधिकार कर लिया गया, तो इसमें जितने भी विद्वान लोग थे वो अलग अलग क्षेत्रों में चले गए, अलग अलग देशों में चले गए। वे अपने साथ प्राचीन यूनानी साहित्य को लेकर गए, दर्शन और विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ में लेकर के आए, और इसके क्या तो बहुत सारे यूरोप में सभी देशों में ये फैल गया। क्योंकि ये जो क्षेत्र था, ये जो शहर था, बहुत ही बड़ा शहर था और बहुत ही ज्ञानी यहाँ पर लोग रहते थे, बहुत ही संस्कृति से भरा हुआ ये शहर था, ठीक है। लेकिन जब इसका पतन हो गया, जब इसका विध्वंस हो गया, कह सकते जब इस पर कब्जा कर लिया गया, तो यहाँ पर जो रहने वाले विद्वान थे वो अलग अलग देशों में चले गए और उनके साथ उनका जो ज्ञान था, इस शहर का जो ज्ञान था वो अलग अलग क्षेत्रों में कह सकते उसका प्रसार हो गया। इन ग्रंथों के अध्ययन से यूरोप में ज्ञान और शिक्षा के प्रति नई रुचि पैदा हुई। कहा जा रहा है कि इन ग्रंथों के अध्ययन से, जो इनके द्वारा ग्रंथ को ले जाया गया था, उनके अध्ययन से यूरोप में ज्ञान और शिक्षा के प्रति नई रुचि पैदा हुई, जिससे बौद्धिक जागरण को बढ़ावा मिला। जिससे क्या तो बौद्धिक जागरण को बढ़ावा मिला है। आगे हम लोग देखेंगे व्यापार और शहरों का विकास। व्यापार और शहरों के विकास के कारण भी जो आपका पुनर्जागरण उसका विकास हुआ है, या फिर कह सकते जो पुनर्जागरण कारण है वो क्यों हुआ? तो व्यापार और शहरों का जिस तरह से विकास हुआ तो पुनर्जागरण का शुरुआत हुआ। मध्यकाल के अंत तक यूरोप में व्यापार और नगरों का विकास होने लगा था। मध्यकाल के अंत तक यूरोप में व्यापार और नगरों का विकास होना, जब आप 13वीं सदी को पढ़े थे वहीं पर आपने देखा होगा कि जो व्यापार है, जो नगर है, उसका विकास होने लगा था। व्यापार के बढ़ने से ही व्यापारियों और मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। वहां पर आपने मिडिल क्लास के बारे में पढ़ा होगा। तो हमको पहले बता चुके, जब 13वीं सदी को हम लोग पढ़ रहे थे, वही जो आज का वर्तमान जो आप स्वरूप देखते हैं यूरोप का, वो वहीं से शुरुआत होता है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि मध्यकाल के अंत तक यूरोप में व्यापार और नगरों का विकास होने लगा था। व्यापार के बढ़ने से व्यापारियों और मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। इस वर्ग ने कला, साहित्य और शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। और ये जो मध्यम वर्ग था, इसने क्या किया? तो कला को, साहित्य को और शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। आर्थिक समृद्धि के कारण लोगों के पास शिक्षा और संस्कृति के विकास के लिए अधिक अवसर उपलब्ध हुए, क्योंकि उनके पास आर्थिक समृद्धि थी, उनके पास पैसे थे, क्योंकि वहां पर व्यापार हो चुका था, नगरों का विकास हो चुका था, जिसके कारण वहां पर रोजगार आ गया था। तो आर्थिक समृद्धि के कारण लोगों के पास शिक्षा हासिल करने का, संस्कृति का विकास करने का
अधिक अवसर वहां पर उपलब्ध हो चुका था। ये सब क्या है, तो पुनर्जागरण के कुछ कारण है। ठीक है, पुनर्जागरण के क्या क्या है, तो ये सब कारण है। अगला जो कारण वो है छापे खाने। जो छापा खाना है उसका आविष्कार किया गया, मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस होता है उसका आविष्कार किया गया, तो ये भी एक कारण है पुनर्जागरण का। 15वीं सदी में छापा खाने के आविष्कार ने ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब प्रिंटिंग प्रेस लाया गया तो अब पहले क्या है, तो पांडुलिपि में लिखा जाता था, पत्तों में लिखा जाता था, पेपर में लिखा जाता था, बहुत ही कम। तो जब छापाखाना लाया गया उसके बाद क्या हुआ, तो जो भी ज्ञान वो लोगों तक पहुंचने लगा, आसानी से लोगों तक पहुंचने लगा। इसलिए कहा जा रहा है कि 15वीं सदी में छापाखाने के आविष्कार ने ज्ञान के प्रसार को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुस्तकों की छपाई आसान और सस्ती हो गई, पुस्तकों का जो छपाई है वो आसान हो गया और सस्ता हो गया, जिससे शिक्षा का प्रसार तेजी से होने लगा। पहले जहां ज्ञान सीमित लोगों तक ही रहता था, क्योंकि जिनके पास पैसा है सिर्फ वही पढ़ पाते थे, सिर्फ वही ज्ञान ले पाते थे, वहीं अब अधिक लोग पुस्तकें पढ़ने लगे और नए विचार समाज में फैलने लगा। और नया विचार क्या है, तो समाज में फैलने लगा, क्योंकि जो पढ़ा लिखा लोग उनके पास विचार खुद से आ जाता है। तो इस तरह से पुनर्जागरण का विकास होने लगा, पुनर्जागरण का शुरुआत हुआ ये सब कारणों से। अगला जो कारण है पुनर्जागरण का वो है मानवतावाद का विकास। मानवतावाद के लिए हम अलग से क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, कि मानवतावाद क्या होता है, इसके लिए हम अलग से आपको क्वेश्चन करवाएंगे। तो मानवतावाद का विकास भी क्या है, तो एक कारण है पुनर्जागरण का। पुनर्जागरण काल में मानवतावाद का विचार प्रमुख रूप से उभरा। जो मानवतावाद का विचार वो प्रमुख रूप से उभरा। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य की बुद्धि, उसकी क्षमता और उसके अनुभव को महत्व दिया गया। पहले क्या तो सिर्फ धर्म को महत्व दिया जाता था, ठीक है, लेकिन जब मानवतावाद का विकास हुआ तो उस टाइम में कि मनुष्य के पास कितना बुद्धि है उसके हिसाब से उसको इज्जत दिया जा रहा है, वो कितना डेवलप कर सकता है या फिर कितना काम कर सकता है इसके हिसाब से उसको आंका जाने लगा। विद्वानों ने प्राचीन यूनानी और रोमन साहित्य का अध्ययन किया और मानव जीवन, नैतिकता और समाज से जुड़े विषयों पर नए विचार प्रस्तुत किए। जो भी विद्वान थे, जो भी कह सकते कि जो बड़े बड़े लोग थे, जो दार्शनिक लोग हैं, उन्होंने प्राचीन यूनानी ग्रंथों को पढ़ा, रोमन साहित्यों को अध्ययन किया और बाद में मानव जीवन से रिलेटेड, नैतिकता से रिलेटेड और समाज से जुड़े विषयों पर नए विचार प्रस्तुत किए, किस तरह से रहना है, सिर्फ धर्म नहीं बल्कि जो मानवतावाद है उस पर भी ध्यान देना है। अगला जो कारण है पुनर्जागरण का वो है राजाओं और धनी वर्ग का संरक्षण। राजाओं और धनी वर्ग का संरक्षण। कई यूरोपीय शासकों और धनी व्यापारियों ने कलाकारों, विद्वानों और वैज्ञानिकों को संरक्षण दिया। जब आपने पढ़ा होगा जो जो अब शहर था, जो इस्तांबुल शहर था, उसका जब पतन हो गया, तुर्कों ने उस पर कब्जा कर लिया था, तो वहां पर जो भागे लोग थे, जो विद्वान वहां से भाग के अलग अलग शहरों में गए थे, अलग अलग देशों में गए थे, तो वहां पर जो धनी व्यापारी थे, जो कलाकार थे, जो विद्वान थे, उनको संरक्षण दिया गया था बड़े बड़े लोगों के द्वारा, ठीक है, तो वैज्ञानिकों को वहां पर संरक्षण दिया गया था, राजाओं और धनी वर्गों का संरक्षण किया गया था। उन्होंने कला, साहित्य और विज्ञान के विकास को प्रोत्साहित किया। इस संरक्षण के कारण अनेक कलाकारों और विद्वानों को अपने विचार और प्रतिभा को विकसित करने का अवसर मिला। अगर उसी टाइम इसको मार दिया जाता, जो विद्वान लोग थे उनको मार दिया जाता, या फिर उनको कह सकते हैं कि उनको वो मौका नहीं मिल पाता, तो आज यूरोप इतना डेवलप भी नहीं होता, क्योंकि वो लोग बच गए, अलग अलग देशों में वो चले गए, तो अलग अलग क्षेत्रों पर वो क्या, उन क्षेत्रों को उन्होंने डेवलप कर दिया। आगे हम लोग देखेंगे जो छठा कारण है वह चर्च के प्रभाव में कमी। चर्च के प्रभाव में कमी। तो जो कॉन्स्टेंटिनोपल का अंत हुआ, जब कॉन्स्टेंटिनोपल का जब अंत किया गया था, जब तुर्कों ने उस पर शासन कर लिया, तब जो वहां से विद्वान थे वो भाग गए थे और इसीलिए अलग अलग शहरों का विकास हुआ है। कहा जा रहा है कि चर्च के प्रभाव में कमी, जो चर्च का प्रभाव था वो कम हुआ। मध्यकाल में चर्च का समाज और शिक्षा पर बहुत अधिक प्रभाव था। 13वीं सदी को आप पढ़ रहे थे, वहां पर आपने पढ़ा होगा कि जो चर्च है उसका समाज पर, राजनीति पर, शिक्षा पर, सभी चीजों पर क्या तो बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा था। लेकिन समय के साथ लोगों ने चर्च की कुछ परंपराओं और विचारों पर प्रश्न उठाना शुरू किया। और वहीं पर आपने ये भी पढ़ा था कि जब 13वीं सदी का अंत होने लगा था तो कुछ विद्वानों ने चर्च की जो परंपराएं हैं, जो व्यवस्था, उस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। इसे स्वतंत्र चिंतन और नए विचारों को बढ़ावा मिला, जिसने पुनर्जागरण के विकास में सहायता की। जिसने क्या तो पुनर्जागरण के विकास में सहायता की। तो ये सब कुछ कारण थे पुनर्जागरण के। आगे हम लोग पुनर्जागरण के प्रभाव को समझते हैं कि पुनर्जागरण जब हुआ तो उसका क्या प्रभाव देखने को मिला। पुनर्जागरण के क्या प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। पहला जो प्रभाव देखने को मिलता है वो है शिक्षा और ज्ञान का विकास। शिक्षा और ज्ञान का विकास हुआ। पुनर्जागरण के कारण शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति हुई। प्राचीन यूनानी और रोमन ग्रंथों का अध्ययन किया गया और नए विषयों पर शोध शुरू हुआ। जब इन ग्रंथों का, जब प्राचीन साहित्यों का अध्ययन किया गया तो उसी हिसाब से नए विषयों पर शोध भी शुरू किया गया। विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों का विकास हुआ। पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय बनाए गए, शिक्षण संस्थान शुरू किए गए, जिससे बौद्धिक जीवन में नई चेतना आई। जिससे क्या तो बौद्धिक जीवन में नई चेतना लाई गई। तो शिक्षा और ज्ञान का विकास हुआ। पुनर्जागरण के प्रभाव ये सब देखने को मिलते हैं। अगला जो प्रभाव है पुनर्जागरण का वो है कला और साहित्य का विकास। कला और साहित्य का विकास देखने को मिलता है। इस काल में कला और साहित्य के क्षेत्र में भी महान प्रगति हुई। चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला और साहित्य में नई शैली और नए विचार विकसित हुए।
तो कला और साहित्य का भी विकास देखने को मिलता है। कलाकारों ने मानव जीवन, प्रकृति और वास्तविकता को अधिक महत्व देना शुरू किया। जो कलाकार थे उन्होंने मानव जीवन को, प्रकृति को और जो वास्तविकता है उसको अधिक महत्व देना शुरू किया। तो इस तरह से पुनर्जागरण के कुछ प्रभाव देखने को हमें मिलते हैं। अगला जो प्रभाव है पुनर्जागरण का वो है वैज्ञानिक सोच का विकास। वैज्ञानिक सोच का यहाँ से विकास होता है। पुनर्जागरण ने लोगों को तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। जब कॉन्स्टेंटिनोपल का कह सकते हैं अंत हो गया था, उसका प्रभाव खत्म हो गया था, ठीक है, मतलब जब तुर्क थे उन्होंने उस पर अधिकार कर लिया था, तो जितने बुद्धिजीवी लोग थे वो अलग अलग देशों में चले गए। तो वैज्ञानिक सोच का भी यहाँ से विकास होता है। कहा जा रहा है कि पुनर्जागरण ने लोगों को तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। कई वैज्ञानिकों और विचारकों ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। तो इस तरह से क्या है, तो नए नए वैज्ञानिक और उसका सोच का विकास होने लगा। इससे आगे चलकर वैज्ञानिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। इससे क्या होता है, आगे चलकर के वैज्ञानिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन रहा है, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। हालांकि ये क्वेश्चन हम करवाएंगे नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन हम शायद ना करवाएं, अगर टाइम मिलेगा तो ये क्वेश्चन भी करा दिया जाएगा। अगला जिसका प्रभाव देखने को मिलता है वो है धार्मिक सुधार आंदोलनों को प्रेरणा। धार्मिक सुधार आंदोलनों को प्रेरणा दी गई, यही पुनर्जागरण के कारण। पुनर्जागरण के कारण लोगों में स्वतंत्र सोच और आलोचनात्मक दृष्टि का विकास हुआ। जब पुनर्जागरण हुआ तो उसके कारण लोगों में स्वतंत्र सोच आया, आलोचनात्मक दृष्टि देखने को मिला। इससे चर्च की कुछ जो प्रथाएं थी और जो नीतियां थी उसकी आलोचना शुरू हुई। आगे चलकर यही स्थिति यूरोप में धार्मिक सुधार आंदोलनों का कारण बना। अब धार्मिक आंदोलन क्या है इसके बारे में हम अलग से क्वेश्चन करवाएंगे, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आप समझिए कि पुनर्जागरण के कारण धार्मिक सुधार आंदोलन को प्रेरणा मिला था और धर्म में कुछ सुधार किए गए थे। जो धार्मिक विचार था या फिर जो इसका सोच था उसको सुधार किया गया था। अगला जिसमें प्रभाव देखने को मिलता है वो भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला इसी पुनर्जागरण के कारण। हम पिछले क्वेश्चन में आपको बताए थे कि इस तरह से भौगोलिक खोजों का प्रोत्साहन मिला था, क्योंकि जब कॉन्स्टेंटिनोपल का कह सकते उस पर कब्जा कर लिया गया था और जो सिल्क रूट है उसको बंद कर दिया गया था, तो जो यूरोपीय देश थे उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों को खोजा, तो भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला इससे। पुनर्जागरण काल में लोगों की जिज्ञासा और ज्ञान की इच्छा बढ़ी। जब पुनर्जागरण का काल चल रहा था 14वीं से 16वीं ईस्वी के बाद या फिर उस टाइम में, तो लोगों को जिज्ञासा हुआ और ज्ञान की इच्छा बढ़ी। इसके परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों ने नए क्षेत्रों और व्यापार मार्गों की खोज शुरू की। नए क्षेत्रों का, क्योंकि इनको लग रहा था कि अगर हमारे पास इतने सारे देश हैं तो कहीं ना कहीं और लोग रहते ही होंगे, तो उन्होंने क्या किया, तो खोज करना शुरू किया। इससे पहले ना ही अफ्रीका ने शुरू किया, ना ही अमेरिका ने शुरू किया, ना ही भारत ने शुरू किया, मतलब एशिया वाले ने शुरू नहीं किया, बल्कि किया तो कौन, यूरोप वालों ने, ठीक है। तो पुनर्जागरण के काल में लोगों की जिज्ञासा और ज्ञान की इच्छा बढ़ी। इसके परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों ने नए क्षेत्रों और व्यापार मार्गों की खोज शुरू की। इस प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण भौगोलिक खोजें हुई और इसी प्रक्रिया में कई सारे महत्वपूर्ण भौगोलिक खोजें हुई। अगर टाइम मिलेगा तो ये क्वेश्चन आपको करवा देंगे। अगला प्रभाव देखने को मिलता है आधुनिक युग की शुरुआत, और आज का युग का यहाँ से शुरुआत होता है। पुनर्जागरण को अक्सर आधुनिक युग की शुरुआत माना जाता है। जब पुनर्जागरण का समय आया, ये जो काल था उसको आधुनिक युग की शुरुआत माना जाता है। इस काल में मानव वृद्धि, विज्ञान, कला और शिक्षा को महत्व दिया गया। इन परिवर्तनों ने यूरोप के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास को नई दिशा दी। तो जो 14 से 16 ईस्वी था, इसमें इसको कह सकते हैं जो आधुनिक युग का शुरुआत है, इसको यहाँ से माना जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष को जरूर लिख लीजिएगा। निष्कर्ष को इस तरह से लिख सकते हैं कि पुनर्जागरण यूरोप के इतिहास का एक महत्वपूर्ण बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। इसके कारण शिक्षा, कला, विज्ञान और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन हुए और यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत हुई। और आज का जो यूरोप आप देखते हैं उसका शुरुआत यहाँ से होता है। इसका शुरुआत तो 13वीं सदी से ही हो गया था, लेकिन कह सकते हैं जो आज का वर्तमान स्वरूप है उसका शुरुआत यहाँ से हुआ है, पुनर्जागरण से शुरुआत हुआ है, क्योंकि यहीं से आपको सब कुछ देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।